माधव फ्रॉम मैथ्स माधव, चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। आज मैं आपके सामने उसे लेकर के आया हूँ, आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये आपका सिलेबस है जो सीबीएसई ने भी इस बार का जो सिलेबस है 2023 एंड 24 के लिए, वो सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज कर दिया। चेंज क्या कहेंगे कि पहले भी सिलेबस चेंज था, बट इस बार सीबीएसई ने जो नई बुक को लॉन्च किया है, वो बुक बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए कि जो बुक हमें चाहिए, मतलब कि सिलेबस में जो चीज़ें हट चुकी थी उन चीज़ों को फिर से वो लेकर के आया हुआ है। ठीक है, तो बुक इस बार बिल्कुल अपडेटेड है इस बार सीबीएसई की। आप इस बुक को नई बुक परचेज कर लीजिए। अगर पुरानी बुक आपके पास हो तो आप कोशिश करिए एनसीईआरटी की नई बुक को परचेज कर लीजिए। आइए हम जरा सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत देख लें कि सिलेबस में आखिर है क्या, क्योंकि मैं कहता हूँ बार बार कि कोई भी तैयारी अगर आपको पूरी करनी है तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, उसके पास क्या क्या हथियार है, हमें लड़ना कैसे उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, आपको अपना सिलेबस पता होता, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको कोई लड़ाई जीतनी है किसी भी फील्ड की, तो और खासकर अपने कोई भी लड़ाई आपको जीतनी है खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस अगर आपको पता है अच्छे से तो 30% लड़ाई अपने आप जीत चुके हैं। बाकी आपको आगे सही से चलना, तभी तो आप एक स्ट्रेटजी बना पाओगे आपको पढ़ना क्या है, कितना क्या करना है। देखिए, आपको फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आपको दिख रही है। जो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर हमारे सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है, वो फर्स्ट सिलेबस यही है, नंबर सिस्टम का है, और नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो चैप्टर नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर आपके पास है, वो आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका जो पहला चैप्टर है, इसके बारे में हमें देखना है कि ये चैप्टर जो रियल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा पूरा चैप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जो आपको जो टॉपिक गिवन है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, मतलब कि एक तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत इसमें हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी गिवन हो, और साथ में आपको जो इसमें पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ के अलावा जो सेकेंड है वो प्रूफ ऑफ द इरेशनैलिटी है। मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है कि √1, √2, √3 जो आपको गिवन है, ठीक है, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सारे नंबर जो है आपके इरेशनल हैं। तो √2, √3, √5 पे हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ द इरेशनैलिटी ऑफ द √2, √3, √5 तक ही केवल है। ठीक है, आप एक को प्रूव करना जानेंगे, बाकी सब जान जाएंगे। मतलब कि आपका ये पहला जो चैप्टर है, देखिए इसमें पीरियड्स भी रखे 50 पीरियड्स, मतलब कि 15 डेज में आप कोशिश करिए कि रियल नंबर पूरी तरीके से कवर कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से करिए ताकि रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर के बाद अगर हम आगे देखें तो दूसरा आपका पार्ट आता है अलजेब्रा। स्टूडेंट देखो, रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अगर आप रियल नंबर काफ़ी इजी है, अगर आप तैयार कर लेते हैं 6 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। बूथ से खड़ा पड़ता है ना। अब नेक्स्ट आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा को देखोगे टोटल 20 मार्क्स है, और इस अलजेब्रा में टोटल अगर देखा जाए तो चैप्टर्स भी कम नहीं है, पूरे के पूरे आप देखेंगे चैप्टर्स भी इसमें करीब करीब 4 से 5 चैप्टर्स हैं। आइए देखते हैं अलजेब्रा में, देखो जरा क्या क्या चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है यहाँ पे, पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल्स के बाद अगला जो चैप्टर आपको दिख रहा है वो है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको गिवन है। और नेक्स्ट इसके बाद देखें, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। उसके बाद आप देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड चैप्टर। और यहीं पे फोर्थ चैप्टर आपको दिख रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 4 चैप्टर्स आपके जो है डिफाइन करते हैं किसमें, आपके सारे चैप्टर्स आते हैं अलजेब्रा में, जो यहाँ पे तो आपको 20 मार्क्स का ये चैप्टर आपको दिख रहा है। इतने मतलब क्लियर है आप लोग को? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अब देखा जाए इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। पॉलिनोमियल जो है काफ़ी, अगर 4 चैप्टर्स, अगर हम 4 चैप्टर्स को 20 मार्क्स दे रहे हैं, तो अगर हम 5 मार्क्स में इसको डिवाइड कर लें, वैसे एग्जैक्ट इसने कहीं पे बेसिक में दिया नहीं है कि 4 चैप्टर का टोटल अलजेब्रा आपके 20 मार्क्स के हैं तो 5 मार्क्स में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कहीं गिवन नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम डिवाइड कर लें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल काफ़ी इजी है, इसमें आप 8 पीरियड देकर के पूरे 5 मार्क्स अगर मान भी लिया जाए तो पूरे 5 मार्क्स आप पा सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो जीरो जो पॉलिनोमियल है, जीरो जो कोफिशिएंट का मतलब कि उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें देखना होता है। चैप्टर सब आपने पढ़ा भी होगा तो आप समझ रहे होंगे।
फिर यहाँ पर इसमें एक डिवीजन भी हुआ करता था काफ़ी बड़ा, जो हम अलजेब्रिक नंबर्स का जो डिवीजन किया करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो डिवीजन मेथड इसने हटा दिया। क्लियर। अब चैप्टर्स काफ़ी शॉर्ट हो चुका है आपका, तो बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है आपका, छोटा सिलेबस है, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइम पीरियड दिए हुए हैं, एक चैप्टर आप इतने दिन दीजिए और इतने दिन में खत्म करिए इसको। क्लियर। नाउ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको यहाँ पे जो गिवन है बस एक मेथड इसमें, जैसे आप शुरुआत में देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें दो मेथड हुआ करते थे। एक आपका ग्राफिकल मेथड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका दिख रहा है यहाँ पर मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और यहाँ पे एक अलजेब्रिक मेथड आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर अलजेब्रिक कंडीशंस है यहाँ पर, ठीक है। ये दो मेथड आपको दिख रहे हैं, और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस आने का चांस थोड़ा कम होता है, बट अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे इस तरीके से कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे, खासकर इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम पे कमांड होनी चाहिए, एंड इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि कब लाइन जो है इंटरसेक्ट, कब यूनिक सोल्यूशंस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है ना कि कंडीशन ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, कब सोल्यूशंस यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होगा, कब नो सोल्यूशंस होगा। खासकर यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा, और इनफाइनाइट के लिए भी याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। क्लियर। तो खासकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको फोकस किस पे करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम पर, कि वर्ड्स प्रॉब्लम आपको अच्छे से पता हो। डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम है, एज बेस्ड प्रॉब्लम है, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं जैसे स्टीम बोर्ड था। ये सब चीज़ें इस टाइम बुक में दिख नहीं रही है, यहाँ तक कि स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन बुक में नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखना होगा सीबीएसई इन चीज़ों को कैसे क्लैरिफाई करते हैं, ये क्वेश्चंस आगे एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, उसको देखना बाकी है। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से वही चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी देखा जाए तो इसमें आपको आपने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपने 9th में पढ़ा था, वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी गिवन है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके, ठीक है, आपको एक तरीके से जीरोज निकालना है, रूट्स निकालना है। जो यहाँ वैल्यू दे रखी है ना, रूट्स की बात यहाँ कर रहा है वो, जो हम जीरोज बोलते थे वो यही रूट्स है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो हमने पहले भी आपको बता रखा कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आप सभी ने अगर पढ़ा हो कहीं पर तो हम b² - 4ac से हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चैप्टर भी इजी है, लेकिन इस चैप्टर में भी जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम पे आपको क्वाड्रेटिक में भी फोकस करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ये फोकस आपको करना है। क्लियर। और आपको फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आना ही आना चाहिए। अब रूट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं फैक्टराइज करने के लिए, इस पर मेरी काफ़ी एक अच्छी वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे फोर्थ यहाँ पर आपको दे रखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है क्योंकि आपने 9th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था, इससे लिंक है। बाकी सभी चैप्टर का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना था, क्वाड्रेटिक का नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सुना होगा, पॉलिनोमियल सुना था, नंबर सिस्टम सुना था। एक नया आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये बस एक तरीके से समझ जाओ कि ये एक ऐसा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आपको लर्न है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, कुछ जो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, तो इसमें 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर हो, और साथ में फॉर्मूले आपको रिवाइज हो, कब फॉर्मूले को हमें कहाँ यूज करना है वो आपको पता हो। जैसे आपको चींटी को मारना है तो आप होगे, ठीक है, अगर आपको चींटी मारनी हो तो वहां थोड़ी ना कि एटम बम उठा के फेंक दोगे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आ गया थर्ड पोर्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक बार पहले भी आप लोगों को मैंने ये चीज बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। आपने 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, अब एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd यूनिट है, और 3rd यूनिट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ वेटेज कितना है देख लीजिए। टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे आपके फॉर्मूले ही हैं, उन फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको मिलेगा और एक आपको मिलेगा यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 चीज़ें आपको पता होंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 ही फॉर्मूले हैं और काफ़ी इजी है। ये चैप्टर टिपिकल नहीं कहूँगा मैं, अगर आप करेंगे तो अच्छे से होगा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री, अब देख लो यहाँ पर
ज्योमेट्री का जो पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर, 15 मार्क्स का स्टूडेंट, ठीक है। अब ज्योमेट्री का पोर्शन 15 मार्क्स, और ज्योमेट्री में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल, सेकंड इज सर्कल, एंड द थर्ड खत्म, नहीं दिया। चलो, तो आपको ट्रायंगल और सर्कल पढ़ना है। इसमें सर्कल यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि 9th से भी इजी टॉपिक है यहां पर, 10th में आपके। और यहां पे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के बारे में जैसे आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी को याद रखते हुए हमको सिमिलैरिटी पढ़ना है। तो एक अलग टॉपिक है ये। कुछ थ्योरम्स में बहुत ज्यादा थ्योरम्स थे, इसमें से भी लगभग 30 से 40% चीजों को कट कर दिया गया है। तो आपके लिए ये भी ईजी है, लेकिन मैं इतना ईजी नहीं कहूंगा इसको, थोड़ा सा आपको इसे फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसे हवा में नहीं बात करूंगा कि आपको बोल दूं ईजी है। आपको इस पर ट्रायंगल पर, सर्कल पर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें भी आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएंगी। लास्ट तक आपको यही ऑप्शन बचेगा जो दिखे ना, मोटिवेट मोटिवेट मोटिवेट। कोई मोटिवेट नहीं होगा, सब वेट मोटा हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। बस एग्जाम में मार्क्स का लॉस जरूर हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल को सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जाएंगे, क्योंकि 15 पीरियड्स हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटल आप देख रहे हैं ना, ज्योमेट्री के टोटल 15 मार्क्स है, मतलब 2 ही चैप्टर्स और 15 मार्क्स है। इसका मतलब कि 7.5 मार्क्स में डिवाइड कर लें तो 15 मार्क्स हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है। नाउ द लास्ट नहीं है ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके लिए बिल्कुल एक नया सा टॉपिक सा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ही अपना चेहरा लिए हुए बैठा हुआ ट्रिग्नोमेट्री। और टोटल यहाँ पे चैप्टर है, सॉरी मार्क्स जो आए हैं यहाँ पे एग्जाम में 12 मार्क्स के। तो आइए देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपके यहाँ पर दिख रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। फिर एक आपके पास है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उड़ते हुए चिड़िया को देख के उसके पर को गिन लेना हाइट एंड डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब कि आप किसी भी चीज को देख करके, उसकी शैडो को देख करके, बेस की लेंथ को देख करके उसकी हाइट बता दो। जैसे कुतुब मीनार की हाइट बतानी हो, आप नीचे से देख के बता दो। आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट बतानी हो तो कैसे बताओगे? यूज है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो ये एक नया टॉपिक आपके लिए होगा, आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए देखो 10 कितने पीरियड्स हैं? करीब 35 पीरियड्स हैं। मतलब कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए 1 मंथ का टाइम दिया गया, कि 1 महीने, और 1 महीने स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे से लग जाए ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूं, और यही टॉपिक जो है मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ईजी है। फर्स्ट चैप्टर तो आपको इजी लगेगा। सेकेंड चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रहा है, ये प्रूविंग का चैप्टर है। इससे लॉन्ग बड़े आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पे मैं कह दूंगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड टॉपिक में आपको प्रैक्टिस ही करनी है। और लास्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस दिख रहा है, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। ये टॉपिक काफी स्कोरिंग है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, तो आपको थर्ड चैप्टर इजीली आ जाएगा। बस आपका रूट्स की वैल्यू का कैलकुलेशन और थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आपको वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब इसमें मेनली आपको वर्ड्स प्रॉब्लम ही आते हैं, और वर्ड्स प्रॉब्लम आप उस वर्ड्स को इंग्लिश में समझ पाए कि कह क्या रहा है। इतनी चीजें क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए काफी क्लियर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्लियर। नाउ मेंसुरेशन में स्टूडेंट्स 2 टॉपिक आपको गिवन है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। पहले आपने 9th में क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, आपने 9th में ये टॉपिक पढ़ा था केवल। यहाँ पे एक एरिया रिलेटेड सर्कल आ गया, मतलब कि एक सर्कल बना देगा, कोई भी एक फिगर बना देगा, उसके अंदर कुछ एरिया शेडेड कर देगा, मतलब रंग देगा उसको, और पूछेगा जो आपको एरिया शेडेड दिख रहा है, जो रंगीन सा कलर सा दिख रहा है, बस उतने का एरिया निकालो। अब यहाँ पर जो है आपको ऐसा नहीं कि सीधे एक ट्रायंगल दे देगा, एक सर्कल दे देगा, वो एरिया से आपको पार्ट में काट करके उसका एरिया निकाल करके फिर ऐड करके फिर टोटल एरिया आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी जो चैप्टर है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ा सा रीजनिंग आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्विंग, मतलब कि डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। और सरफेस एरिया भी आपने 9th में पढ़ रखा है, सेम एग्जैक्ट वही सरफेस एरिया है, बस थोड़ा सा अपना शकल चेंज करके आएगा। अभी कोन, वॉल्यूम, सिलेंडर, स्फीयर सब अलग अलग सेपरेटली पढ़ रहे थे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स,
मतलब कि अब हो सकता है कि कोन और हेमिस्फेयर एक साथ लगे हुए आ जाएं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आएगी वो इसमें एक चीज़ हुआ करता था, फर्स्ट टर्म इस टॉपिक से निकाल दिया गया चैप्टर से, और कोई ऐसा नहीं था, बहुत टिपिकल चैप्टर था। तो ये दोनों भी काफ़ी स्कोरिंग है। मैं इस टॉपिक को भी मैं बहुत ईजी मैं बहुत टफ नहीं कहूँगा, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये भी चैप्टर टफ हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुएशन देख लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन का वेटेज कितना है। मेंस्ट्रुएशन को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये मेंस्ट्रुएशन टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है, 10 मार्क्स। इसका मतलब कि 5 मार्क्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल से और 5 मार्क्स सरफेस एरिया वॉल्यूम से। मतलब इसे मैक्सिमम आप देखोगे ना स्टूडेंट, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर इन दोनों से आपको मिलेंगे, ठीक। नाउ लास्ट, स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर, जिसको कुछ ना आता हो इन दोनों चैप्टर्स को जरूर से जरूर तैयार करना। प्रोबेबिलिटी में ऐसा तुम्हें पढ़ा दूंगा ना कि कभी आपको भूलेगा नहीं प्रोबेबिलिटी। और इसका एक बार वेटेज देखते हैं कि स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। देख रहे हो ना विनोद, देख रहा है ना विनोद? हाँ, तो देखो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके टोटल 11 मार्क्स के हैं, और टोटल आपके मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं कितने, 80, ठीक है, पूरा मिला करके। अब स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, आप देख रहे हो कि इसको वेटेज अगर देखोगे टोटल, तो ये 20 और 15 12 को छोड़ा जाए तो चौथे नंबर प्रोबेबिलिटी इसके पास 11 मार्क्स, और बच्चे इसको बड़ा हल्के में ले जाते हैं। हल्के में लोगे तो ये आपको हल्का कर देगा, बिल्कुल टाइट कर देगा एग्जाम में। देखो स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड आपको पढ़ना है, ग्रुप डाटा, ठीक है। जो बाई मॉडल्स है उस सिचुएशन को उसने क्या करिए, अवॉइड करना है, नहीं करना। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो बताऊंगा क्या चीज़ें हैं। तो मीन मीडियन मोड आपको पढ़ना, ग्रुप डाटा के पढ़ने हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को भी आपको पढ़ना, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ईजी है। 18 चैप्टर दिया हुआ, क्यों दिया हुआ 18 चैप्टर्स? क्योंकि स्टैटिक्स में कैलकुलेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है और टेबल लेवल थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कैसे टेबल, क्या क्या टेबल से बनाने हैं, कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, किसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टेप्स याद रखने स्टैटिक्स में। आपको अगर स्टेप्स याद रहेंगे तो आप स्टैटिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्लियर। एंड द प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है कि पहले तो बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे, लेकिन जिस दिन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा फिर 10 बार समझाना है मुझे, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर 11 मार्क्स है तो मान लो 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी के हैं, और 4 to 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी पा सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स 2 चैप्टर्स हो गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस, आइडेंटिटीज को अभी मैं छोड़ देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल ट्रायंगल को छोड़ता हूँ, 3 चैप्टर मैंने छोड़े अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एपी हो गया, एंड द पॉलिनोमियल्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, और जो मैंने छोड़ा ये 1 2 3 4 5 चैप्टर छोड़े, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर्स में 5 चैप्टर में छोड़े हैं, इसलिए कि 5 चैप्टर्स पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से वर्क कर दिया तो 5 चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपके लिए जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की एक मैथमेटिक्स जो बुक है स्टूडेंट, ठीक है, जो आपको देखना है, जो आपको अच्छी लगेगी, पढ़िएगा, ठीक। अच्छी क्या लगी, ये बुक तो लिए ही होगी। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वो आपको पूरी तरीके से चाट जानी है, ठीक है। खा जाओ उसको, पानी में घोल के पी जाओ उसको, एग्जाम्पल्स भी और उसके न्यूमेरिकल्स भी। और साथ में सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बुक गिवन है, बच्चों के बीच में पता नहीं क्यों ये फेमस नहीं है बेचारी, जो है कुछ वायरल नहीं हुई है कभी, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 10th। ये एक बुक आती है, ये भी एनसीईआरटी की पब्लिकेशंस की है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी बुक से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस बुक में काफ़ी सारे हैं, और ये पब्लिकेशन एनसीईआरटी का ही है, और आपका सिलेबस भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इन दोनों बुक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। ओके, तो काफ़ी टाइम हो गया, अरे एक्सप्लेन करने में 20 मिनट हो गए, अरे बड़ा लंबा बोलता हूँ मैं भी यार। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, चलते हैं, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं, आज मैंने सिलेबस आपको बता दिया, और इसी के साथ बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल।